हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस और इसके लिए बुक फॉलो कर रहे हैं कृष्णा सीरीज। और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 में, जिसमें हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहले की 9 क्लासेस में हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज 10वीं क्लास है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को पहले मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन भी देखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। आप रिकॉल करेंगे, हमने पढ़ा था सब मैट्रिक्स। और सब मैट्रिक्स होता था कि हमारी जो मेन मैट्रिक्स है उसमें से कुछ रो या कॉलम्स को हटा करके बची हुई मैट्रिक्स, उस बची हुई मैट्रिक्स को हम सब मैट्रिक्स बोलते थे। और यहाँ हम कोई भी कॉलम कोई भी रो हटा सकते थे। इसके अलावा कितने भी कॉलम कितनी भी रो हटा सकते हैं। बची हुई मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स बोलते थे। अब इस मैट्रिक्स ए में हम पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स पहले ढूंढेंगे। अब स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखनी है तो आप देखें कि इसका ऑर्डर है 3/4। पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो सकती हैं ऑर्डर 1/1 की, ऑर्डर 2/2 की, ऑर्डर 3/3 की। अब क्योंकि नंबर ऑफ रोज मैक्सिमम 3 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी स्क्वायर सब मैट्रिक्स हम ऑर्डर 3 की ले सकते हैं। और जो ये सब मैट्रिक्स होंगी, इन सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अब इस माइनर को आप पिछले माइनर के साथ मिक्स ना करें। ये जो यहाँ से माइनर बनेंगे ये मैट्रिक्स के माइनर हैं, जबकि पहले जो माइनर्स हमने पढ़े हैं वो किसी एक डिटर्मिनेंट में, उस डिटर्मिनेंट की पर्टिकुलर एलिमेंट के माइनर हुआ करते थे। तो वो डिटर्मिनेंट में पर्टिकुलर एलिमेंट के माइनर थे। और अब हम मैट्रिक्स के माइनर की बात कर रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स ए में हम ये 2 कॉलम हटा दें और ये एक रो हटा दें, तो यहाँ से जो 2/2 मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम कहेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पॉसिबल माइनर्स के ऑर्डर हो सकते हैं 1 2 3। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम इस मैट्रिक्स के माइनर देखेंगे ऑर्डर 3 के, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो माइनर बन सकता है वो ऑर्डर 3 का बन सकता है। तो यहाँ अगर हम लास्ट कॉलम हटा देते हैं तो बची हुई सब मैट्रिक्स है ये, जो कि पहला माइनर। इसी तरह अगर हम ये कॉलम हटा दें तो बची हुई सब मैट्रिक्स ये है। सेम इसी तरह जब ये कॉलम हटाएंगे तो मैट्रिक्स ये, और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो सब मैट्रिक्स बचती है ये। और अब आप इन चारों डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। पहला डिटर्मिनेंट बाय डेफिनेशन हम कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, मैंने उसको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 0। तो पहला माइनर ऑर्डर 3 का 0 आता है। इसी तरह अब इस माइनर को देखेंगे तो इस माइनर में पूरा कॉलम 0 है। और अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम किसी डिटर्मिनेंट में 0 होता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही होती है। इसी तरह यहाँ भी एक कॉलम 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में सारे माइनर्स ऑर्डर 3 के 0 है।
अब अगर इनमें से कोई एक भी माइनर नॉन ज़ीरो हो जाता तो हम डिक्लेयर कर देते कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है। पर यहाँ ये सारे ही माइनर्स ज़ीरो आए हैं, तो हम कहेंगे कि इसकी जो रैंक है वो 3 से कम है। फिर हम कहेंगे कि इसकी रैंक 3 से कम है। अब हमने ऑर्डर 3 के सारे माइनर चेक कर लिए, तो इससे एक ऑर्डर नीचे आएंगे ऑर्डर 2 पर, और अब हम इसके ऑर्डर 2 के माइनर्स चेक करेंगे। अगर हमें एक भी माइनर ऑर्डर 2 का नॉन जीरो मिल जाता है तो हम कह देंगे कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। जैसे ऑर्डर 2 का इस माइनर को चेक करेंगे तो ये होगा 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 6, 0 आता है। और अगर इस माइनर को चेक करें, ये वैल्यू आती है 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3, 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3, 8 माइनस 3 विच 5, जो कि 0 नहीं है। तो जब हम इस मैट्रिक्स में ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम हटा दें तो बची हुई सब मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2 की है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। हम यहाँ पाएंगे क्लियरली 2 1 3 4 is a minor of A of order 2 which is non-zero। तो हमें यहाँ एक माइनर मिल गया ऑर्डर 2 का जो कि ज़ीरो नहीं है। तो यही हम डिक्लेयर कर देंगे कि ए की रैंक 2 है। तो इस एग्जांपल से कंक्लूजन ये निकलता है कि सबसे बड़े पॉसिबल ऑर्डर के माइनर जो नॉन ज़ीरो हों, उस ऑर्डर को हम बोलेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें सबसे बड़ा पॉसिबल ऑर्डर 3 था, लेकिन 3 ऑर्डर के सारे माइनर ज़ीरो आए थे, तो हम एक स्टेप नीचे गए और फिर छोटा जो पॉसिबल ऑर्डर था वो ऑर्डर 2 था। हमें एक माइनर मिला जो कि नॉन ज़ीरो है, तो यही हमने कह दिया कि इसकी रैंक 2 होगी। अब हम देखते हैं रैंक की फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन कहती है कि किसी नंबर r को मैट्रिक्स ए की रैंक कहेंगे if it possesses the following two properties। अगर उसमें आगे वाली ये दो प्रॉपर्टीज हैं, किसी नंबर r को रैंक कहेंगे अगर उसमें ये दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सबमेट्रिक, कि कम से कम एक स्क्वायर सबमेट्रिक्स होनी चाहिए ए की जिसका ऑर्डर r हो, एंड हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डर r की एक स्क्वायर सबमेट्रिक्स मिले जिसका ऑर्डर ज़ीरो ना हो। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मैट्रिक्स ए के पास कोई और स्क्वायर सबमेट्रिक्स है ऑर्डर r+1 की, मतलब r से ज़्यादा ऑर्डर की अगर कोई स्क्वायर सबमेट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट उन सारी स्क्वायर सबमेट्रिक्स का
0 होना चाहिए। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r+1 शुड बी 0। कंडीशन ये है कि ऑर्डर r की एक सब मैट्रिक्स मिले जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, और उससे ज़्यादा ऑर्डर की जितनी भी सब मैट्रिक्स पॉसिबल हैं उन सब का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। पिछले एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे। तो यहाँ हमें ऑर्डर 2 की एक सब मैट्रिक्स मिलती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, और 2 से ज़्यादा ऑर्डर की जितनी भी पॉसिबल सब मैट्रिक्स हैं उन सब का डिटर्मिनेंट 0 है। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन हम कह सकते थे कि ए की रैंक 2 होगी। इसी को शॉर्ट में बताया हुआ है, कहा है कि द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट नॉन वैनिशिंग माइनर। रैंक है मैट्रिक्स की ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? हाईएस्ट ऑर्डर। कौन सा हाईएस्ट? नॉन वैनिशिंग माइनर, जो माइनर नॉन ज़ीरो हो। तो ऐसा माइनर हाईएस्ट ऑर्डर का जो नॉन ज़ीरो हो उसके ऑर्डर को हम कहेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। पिछले एग्जांपल से फिर से आप यही कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन ज़ीरो माइनर हमें ऑर्डर 2 का मिलता है, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। अगर हमें एक भी ऑर्डर 3 का माइनर नॉन ज़ीरो मिल जाता तो हम ये कह देते कि इसकी रैंक 3 है। साथ ही आप यहाँ ऑब्जर्व करें कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी सारी एंट्रीज 0 हैं तो उसमें हमें कोई भी माइनर ऐसा नहीं मिलेगा जो नॉन ज़ीरो हो, क्योंकि आप कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेंगे तो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 ही आएगा, चाहे वो ऑर्डर 1 की हो या ऑर्डर 2 की हो। ऐसे केस में मैट्रिक्स की रैंक को हम 0 बोलेंगे। और ये बहुत क्लियर है कि अगर मैट्रिक्स की सारी एंट्री 0 हैं तो ही रैंक 0 होगी। अदरवाइज मैट्रिक्स में कोई एक भी एंट्री नॉन ज़ीरो मिली तो हम कह सकते हैं कि हमें एक 1/1 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स मिल जाती है, उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। या हम कहेंगे कि ऑर्डर 1 का एक माइनर मिल गया जो नॉन ज़ीरो है, तो उसकी रैंक कम से कम एक तो होगी ही होगी। रैंक कम से कम एक तो होगी ही। तो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स की रैंक एक या उससे ज़्यादा रहने वाली है और ज़ीरो मैट्रिक्स की रैंक 0 रहे। तो कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं रैंक से रिलेटेड। मान लेते हैं हमारे पास अभी एक मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर है 3/3। इसकी सबसे बड़ी स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो सकती है ये मैट्रिक्स खुद ऑर्डर 3 की। तो हम उस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखेंगे। तो आप मैट्रिक्स ए का जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो डिटर्मिनेंट आता है 2, जो कि 0 नहीं है। तो हमें यहाँ एक ऑर्डर 3 का माइनर मिला जो 0 नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर 3 की एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ए की ही, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। और यही सबसे बड़ा पॉसिबल ऑर्डर है मैट्रिक्स ए की स्क्वायर सब मैट्रिक्स होने का। तो हम कह सकते हैं कि फिर ए की रैंक 3 ही होगी। वहीं मैट्रिक्स बी की बात करें तो फिर से बी की स्क्वायर सब मैट्रिक्स का सबसे बड़ा पॉसिबल ऑर्डर है 3, और इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की ये खुद ही है,
तो जब इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आता है 0। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब बी का डिटर्मिनेंट 0 है तो फिर हम ये कहेंगे कि बी की रैंक 3 से तो कम होने वाली है, और क्योंकि बी एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक 1 या उससे ज़्यादा होने वाली है। यहाँ से बी की पॉसिबल रैंक है 1 और 2। तो 3 के बाद हम एक स्टेप नीचे आएंगे, 2 के लिए चेक करेंगे। तो आप 2/2 के माइनर्स चेक करेंगे। जब आप ऑर्डर 2 के माइनर्स चेक करेंगे, आप कोई भी माइनर ले लीजिए, यहाँ ऑर्डर 2 का आप पाएंगे कि वो माइनर 0 है। तो यहाँ ऑर्डर 2 के सारे माइनर्स 0 आते हैं। आप कोई भी लीजिए, इसको हटा करके इन दो को ले लें, कोई भी माइनर आप लीजिए ऑर्डर 2 का, वो 0 ही आएगा। तो यहाँ से हम ये भी कह पाएंगे कि फिर इसकी रैंक 2 भी नहीं है, क्योंकि अगर एक भी ऑर्डर 2 का माइनर मिल जाए जो नॉन ज़ीरो हो तो हम कह देते कि रैंक 2 है। और अगर ऐसा है कि ऑर्डर 2 के सारे माइनर 0 हैं तो फिर बी की रैंक 1 है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक 1 है। वहीं मैट्रिक्स सी की बात करें तो सी का ऑर्डर है 2/4। इसमें सबसे बड़ी पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो सकती है ऑर्डर 2/2 की। 2/2 की पहली स्क्वायर सब मैट्रिक्स हम ये लेते हैं, और जब आप इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे तो ये होता है 10 - 12। तो यही डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाता है। 2 4 3 5 का डिटर्मिनेंट ही -2 है, जो कि नॉन ज़ीरो है। तो हमें एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल गई ऑर्डर 2 की, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। यहाँ से हम कह देंगे कि मैट्रिक्स सी की रैंक 2 है। अब इसी डेफिनेशन से आप आसानी से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की रैंक ओरिजिनल मैट्रिक्स की रैंक के बराबर ही होगी। ए की रैंक ए के ट्रांसपोज के बराबर ही होगी। आप इसको एग्जाम्पल से आसानी से देख भी सकते हैं। माना कि ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/3 की, इसका ट्रांसपोज आता है ऑर्डर 3/2 का। रैंक के लिए जब हम ए की सब मैट्रिक्स बनाएंगे, सबसे बड़ी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की हो सकती है। ऑर्डर 2 की पहली स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमने ये बनाई। इसी तरह ए ट्रांसपोज की भी सबसे बड़ी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की ही हो सकती है। और अब देखेंगे कि इन दोनों सब मैट्रिक्स में सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज है, क्योंकि बनाई गई है मैट्रिक्स ए और के ट्रांसपोज से। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, दोनों डिटर्मिनेंट सेम आएंगे, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम आता है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जो सब मैट्रिक्स होगी वो पहले वाली मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही होगी। तो पहले वाली मैट्रिक्स में अगर कोई माइनर नॉन ज़ीरो आ गया तो ट्रांसपोज में भी वो नॉन ज़ीरो ही आएगा। यहीं से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से कि फिर दोनों मैट्रिक्स की रैंक सेम ही होगी। साथ ही आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी सारी एंट्रीज सेम है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमने सारी एंट्रीज 1 ले ली। अगर सारी एंट्रीज सेम है तो उस मैट्रिक्स की रैंक हमेशा एक ही आएगी। इसको आप यहाँ से देख भी सकते हैं
कि इसका कोई भी आप माइनर बना लीजिए। तो मान लीजिए सबसे पहले हम ऑर्डर 3 का एक माइनर लें, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो वो डिटर्मिनेंट 0 होता है। यहाँ तो तीनों ही रो और तीनों ही कॉलम आइडेंटिकल है, तो ये डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। इसी तरह ऑर्डर 2 के माइनर्स लेंगे तो वहाँ भी सेम रीज़न से वो भी 0 ही आएगा। ऑर्डर 2 के माइनर्स भी 0 आएंगे, ऑर्डर 3 के माइनर्स भी 0 आएंगे, और आप इससे बड़े ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स और उसके कितने भी बड़े ऑर्डर के माइनर लेंगे वो हमेशा 0 ही आएंगे। तो इस तरह ऑर्डर 1 की ही एक सब मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, और इसलिए इसकी रैंक 1 ही होगी। तो इसी डेफिनेशन से आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ए कोई भी n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है कि रैंक n-1 है, n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, रैंक उसकी n-1 है, तो फिर उसका एडजॉइंट हमेशा नॉन ज़ीरो होगा। मतलब जितना ऑर्डर है उससे एक कम रैंक है तो फिर एडजॉइंट हमेशा नॉन ज़ीरो ही आएगा। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है डेफिनेशन से। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे पास ऑर्डर 3 की 3 रो वाली एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है और इसकी रैंक 2 है। जब ऑर्डर 3 है तो रैंक हम मान लेते हैं कि इसकी रैंक 2 है। अगर रैंक 2 है तो इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा और कोई एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऐसी मिल रही होगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। और रिकॉल करें जब हम एडजॉइंट पढ़ रहे थे, एडजॉइंट में हम लिखते थे कोफैक्टर्स, और ये जो डिटर्मिनेंट है ये इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए कोफैक्टर है। अभी के लिए मान लेते हैं कि यही ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है जो नॉन ज़ीरो है। फिर ये वाला इस एंट्री का जो कोफैक्टर है वो नॉन ज़ीरो आएगा, और अगर एक भी कोफैक्टर नॉन ज़ीरो आया तो एडजॉइंट नॉन ज़ीरो हो जाएगा। और क्योंकि कंडीशन ये गिवन है कि रैंक n-1 है, मतलब इसकी रैंक 2 है, तो कम से कम एक कोफैक्टर तो नॉन ज़ीरो आएगा ही आएगा, और एक कोफैक्टर नॉन ज़ीरो आएगा तो फिर एडजॉइंट भी नॉन ज़ीरो ही आएगा। इसी में अगला रिजल्ट है दैट रैंक ऑफ ए नॉन ज़ीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक हमेशा 2 या उससे ज़्यादा ही आएगी। बुक में इसको दूसरे तरीके से लिखा हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी रैंक 1 नहीं हो सकती। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए हमने कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली, फॉर एग्जांपल अभी मैं ऑर्डर 3 की ही ले लेता हूँ। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि उसकी डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी और उसकी IJH एंट्री JIH एंट्री का माइनस होगी। यहाँ अगर B होगा तो यहाँ माइनस B होगा, यहाँ C होगा तो यहाँ माइनस C होगा। तो ये एक ऑर्डर 3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें आप नोटिस करें इस माइनर का डिटर्मिनेंट हम लें, वो डिटर्मिनेंट आएगा 0 प्लस ए स्क्वायर। अगर ये ए नॉन ज़ीरो है तो ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आएगा।
अगर ये ए ज़ीरो हो भी जाता है तो इनमें से कोई एक एंट्री नॉन ज़ीरो होगी ही। फॉर एग्जांपल से सी नॉन ज़ीरो है, उस केस में हम ये 2/2 माइनर ले सकते हैं। और अगर बी नॉन ज़ीरो है तो आप उस केस में ये नॉन ज़ीरो माइनर ले सकते हैं। तो इससे ये तो कंफर्म है कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और नॉन ज़ीरो है तो उसकी रैंक कम से कम 2 तो आएगी ही आएगी, क्योंकि हमें एक माइनर मिल जाएगा ऑर्डर 2 का जो कि नॉन ज़ीरो होगा। और डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि फिर रैंक 2 या उससे ज़्यादा ही रहेगी। अब दिमाग में ये आ सकता है कि ऑर्डर 1 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक 2 से कम हो सकती है, बट अगर आप ऑर्डर 1 की कोई मैट्रिक्स लेंगे और वो स्क्यू सिमेट्रिक होनी मैंडेटरी है तो उसकी IJth एंट्री माइनस ऑफ GIH एंट्री होगी, मतलब ए अपने माइनस के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ए फिर ज़ीरो ही होगा। तो ऑर्डर 1 की कोई नॉन ज़ीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं मिल सकती। ऑर्डर 1 की कोई नॉन ज़ीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी नहीं, और ऑर्डर 2 या उससे ज़्यादा की होगी तो कोई भी एक एंट्री नॉन ज़ीरो मिलते ही हम इस तरह के नॉन ज़ीरो माइनर्स बना सकते हैं, जिससे हम ये गारंटी कर देंगे कि मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 2 या उससे ज़्यादा ही मिलेगी। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। एक्लन फॉर्म को डिफाइन करते हैं कि किसी मैट्रिक्स को कब हम कहेंगे कि वो एक्लन फॉर्म में है। कहते हैं किसी मैट्रिक्स ए को कहेंगे कि वो एक्लन फॉर्म में है पर वो ये कंडीशंस सेटिस्फाई करती है। इसमें पहली कंडीशन है कि ऐसी रो जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, ऐसी रो जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, दैट शुड अकर बिलो एवरी रो विच हैज़ ए नॉन ज़ीरो एंट्री। तो वो रो जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं वो उन सभी रोज़ के नीचे आएगी, सभी रोज़ के नीचे आएगी जिनमें कुछ नॉन ज़ीरो एंट्री है। इसको आप इस एग्जांपल से समझते जाएंगे। जैसे ये एक रो है इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, और ये एक रो है जिसमें 2 एंट्री नॉन ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, और ये एक रो है जिसमें 3 एंट्रीज नॉन ज़ीरो और 1 ज़ीरो है। ऐसी रो की सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं वो सबसे नीचे आएगी, या हम कह सकते हैं उन सभी रोज़ के नीचे आएगी जिनमें नॉन ज़ीरो एंट्री है। सेकेंड कंडीशन है फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, पहली नॉन ज़ीरो एंट्री हर एक नॉन ज़ीरो रो में 1 होनी चाहिए। जैसे ये नॉन ज़ीरो रो है, इसमें ये एंट्री ज़ीरो है, पर अगली जो नॉन ज़ीरो एंट्री है फिर वो 1 है। इस रो में या तो एंट्री ज़ीरो है, उससे जस्ट आगे जो एंट्री है फिर वो 1 है। और थर्ड कंडीशन है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन ए रो is less than the number of such zeros in the next। इसमें ये कहना चाह रहे हैं पहली नॉन जीरो एंट्री से तो पहले नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आगे वाली रो की ज़ीरोज़ से कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ 1 ज़ीरो है, आगे वाली में 2 ज़ीरो है,
उससे आगे वाली में 4 है। ये नहीं करना है कि इस रो को ऊपर लिख दिया और इसको नीचे लिख दिया। जिसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कम होंगी वो ऊपर, और जिसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा होंगी वो नीचे लिखी जाएगी, और जिसमें सारी एंट्री 0 होंगी वो सबसे नीचे आएगी। तो इस तरह कोई मैट्रिक्स जिसमें तीनों कंडीशन होंगी उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में है। अब इस बुक में या सेकंड कंडीशन में ये मैंडेटरी किया हुआ है कि नॉन ज़ीरो रो में पहली एंट्री हमेशा 1 होगी। अगर रो नॉन ज़ीरो है कि पहली एंट्री हमेशा 1 होगी। पर कुछ बुक्स में ये कंडीशन मैंडेटरी नहीं है, डिपेंड करता है ऑथर्स पर। फिलहाल हम इस बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारी जो पहली एंट्री है वो 1 हो। तो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को एक एक्लन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और ये करने के लिए हम कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं रो में भी और कॉलम में भी। जब हम उन्हें रो में अप्लाई करते हैं तो हम उन्हें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलते हैं, और अगर कॉलम में अप्लाई करते हैं तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस बोलते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो अलाउड हैं उसमें सबसे पहला ऑपरेशन है कि आप किसी भी एक रो को, मैट्रिक्स की किसी रो को, ith रो है तो Ri से डिनोट किया, तो Ri ith रो को इंटरचेंज कर सकते हैं किसी दूसरी रो के। ये ऑपरेशन अलाउड है कि किसी एक रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। जैसे आप फर्स्ट रो को सेकंड बना दें, सेकंड को फर्स्ट बना दें, या फर्स्ट को थर्ड बना दें और थर्ड को फर्स्ट बना दें। किसी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि किसी भी एक रो को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। ith रो को चेंज किया जा सकता है k टाइम्स ith रो, k कोई नॉन ज़ीरो नंबर है। थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन अलाउड है कि कोई आपके पास से jth रो है, उस jth रो में आप k से मल्टीप्लाई कर दें, k मतलब कोई भी नॉन ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके, और ith रो में जोड़ दें, तो ith रो को ये बनाया जा सकता है। ith रो प्लस k टाइम्स jth रो हम कर सकते हैं। जैसे पहली रो है, इस पहली रो में हम तीसरी रो का दो गुना करके, तीसरी रो का दो गुना करके ऐड कर दें, या -2 टाइम करके ऐड कर दें, तो ये सारे ऑपरेशंस अलाउड हैं। इन्हीं ऑपरेशंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और जब इनको कॉलम में किया जाए तो इनको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस बोल देते हैं। जैसे किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है, किसी कॉलम को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी एक कॉलम को उसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम का स्केलर मल्टीपल ऐड करके भी चेंज किया जा सकता है। और अब इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब ये एक्चुअल में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, इसकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। अभी हम ये सीखते हैं कि अगर हम ये ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं
ये ऑपरेशंस अलाउड हैं, किस तरह से मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। एक्लन फॉर्म की सबसे पहली कंडीशन कहती है कि कोई ऐसी रो जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों वो सबसे नीचे आएगी। ऐसी तो हमारे इसमें एक भी रो नहीं है। सेकंड कंडीशन कहती है कि फिर पहली नॉन ज़ीरो एंट्री जो नॉन ज़ीरो रो में है वो 1 होनी चाहिए। अब ये हमारी पहली नॉन ज़ीरो रो है, इसकी पहली एंट्री 2 है। कंडीशन कहती है कि ये 1 होनी चाहिए। अब इसको 1 करने के लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे हमें दिख रहा है सेकंड रो में 1 है और फर्स्ट रो में 2 है, तो आप दोनों रो को इंटरचेंज कर दें। तो यही हम अप्लाई कर देते हैं अभी के लिए। अप्लाई किया, फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दिया सेकंड रो के साथ। अप्लाई किया तो मैट्रिक्स ए इक्विवेलेंट हुई। ये इक्विवेलेंसी की डेफिनेशन हम बाद में सीखेंगे भी। अभी के लिए आप इस सिंबल को ये मान लें कि ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, क्योंकि मैट्रिक्स सेम तो नहीं रहेगी, चेंज होगी। जब हमने रोज को चेंज कर दिया तो मैट्रिक्स चेंज हो चुकी है। वो सेम मैट्रिक्स नहीं है पर उसी की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो हमने फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड बना दिया और सेकंड रो को फर्स्ट बना दिया। तो इस तरह एक्लन फॉर्म की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि यहाँ पर 1 बन गया है। अब ज़रूरी नहीं था कि आप इनको इंटरचेंज ही करते, आप ये भी कर सकते थे कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस कर देते। कि थर्ड ऑपरेशन हमें ये अलाउ करता है रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड किया जा सकता है। या फिर आप ये भी कर सकते थे कि थर्ड रो को फर्स्ट रो में ऐड कर देते, तो भी यहाँ 1 बन जाता। आप कोई भी ऑपरेशन लगाकर तो 1 बना सकते थे। या आप ये भी कर सकते थे कि इस पूरी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि सेकंड ऑपरेशन हमें परमिट करता है। जब आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो इस तरह आप इनमें से कोई भी ऑपरेशन लगा करके यहाँ 1 बना सकते। तो अभी हमने ये किया, पहली कंडीशन चेक की कि कोई भी ऐसी रो है ही नहीं जिसकी सारी एंट्री 0 हो। दूसरी कंडीशन में जो नॉन ज़ीरो रो है उसकी पहली एंट्री को 1 बना लिया। अब हम इन्हीं ऑपरेशंस की हेल्प से कोशिश ये करेंगे कि यहाँ तो नॉन ज़ीरो एंट्री हो गई है कि नीचे एंट्रीज 0 आए, क्योंकि उससे आगे वाली रो में नंबर ऑफ जीरोज़ पहली रो से कम होनी चाहिए। बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज़ फॉर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री in a row is should be less than the number of zeros in the next। ये कहते हैं कि यहाँ की जो ज़ीरोज़ हैं वो अगले वाली ज़ीरोज़ से कम होनी चाहिए, मतलब अगली जो रो है उसमें ज़ीरोज़ ज़्यादा होनी चाहिए पिछली रो के कंपैरिजन। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप के मेथड्स मिल जाएंगे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि आप मैट्रिक्स के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एंट्री पकड़ें और उस टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को इन ऑपरेशंस की हेल्प से पहले 1 बना लें, जैसा कि हमने यहाँ किया।
फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज करके इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बना ली। अब आप इस 1 की हेल्प से नीचे वाली एंट्रीज को 0 बना दें। वो कैसे बनाएंगे? अब देखें कि ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, और हमें यूज़ करना है फर्स्ट रो को या इस 1 को। तो हम फर्स्ट रो को यूज़ करेंगे, सेकंड और थर्ड रो में 0 बनाएंगे। ये करते हैं कि सेकंड रो में चेंज कर देते हैं, सेकंड रो -2 टाइम्स फर्स्ट रो, इसको 2 से गुना किया, इसमें से माइनस कर दिया, तो यह 0 बन जाएगा। अब यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो फिर रो थर्ड में यही करते हैं कि थर्ड रो प्लस फर्स्ट, थर्ड रो में चेंज किया, थर्ड रो प्लस फर्स्ट, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 -1 4। सेकेंड रो में चेंज करना है कि फर्स्ट रो को 2 से गुना करना है और सेकंड से माइनस कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से माइनस करो, 0। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें, 0। 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे, 5। 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे, माइनस। तो हमारा ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। अब थर्ड रो में चेंज करना था, थर्ड रो में फर्स्ट रो को ऐड करना है, पहली रो को थर्ड रो में ऐड करेंगे, -1 + 1 0, ऐड कर दें 0। फर्स्ट रो को थर्ड रो में ऐड करेंगे 5, फिर से ऐड करेंगे -3। तो जब आप यहाँ 1 बना चुके हैं और इस 1 की हेल्प से एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा करके उसके नीचे की एंट्रीज को 0 कर लिया है, तो आप ये मान के चलें कि उस रो और कॉलम का काम ख़त्म हो चुका है। आपको ये एज्यूम कर लेना है कि वो रो और कॉलम का काम ख़त्म हो चुका है, और सेम स्टेप बची हुई मैट्रिक्स में रिपीट करना। अब बची हुई मैट्रिक्स में सेम स्टेप रिपीट करना है। तो यहाँ की टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री है 0, हमें चाहिए 1। ऑपरेशंस अलाउड हैं कि आप रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इंटरचेंज करेंगे तो दोनों ही जगह पर 0 है, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। दूसरा ऑपरेशन है कि किसी रो नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 बना दें, वो भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा है कि अदर रो को k से मल्टीप्लाई करके और पहली रो में जोड़ दिया जाए, तीसरा ऑपरेशन। लेकिन यहाँ ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो अब ये मान लें कि अगर इस तरह की पोजीशन बने कि उस कॉलम में सारी 0 आ जाएं, तो हमारे रो ऑपरेशंस वहाँ नहीं वैलिड हो पाएंगे। तो आप उस पर्टिकुलर कॉलम को भी अभी के लिए एज्यूम कर लें कि वो भी हट चुका है। अब हमारे पास बची हुई मैट्रिक्स है ये, इसको हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम फिर से इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी एक रो से कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, या रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ 5 है
तो हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रो को, ये 1 हो जाएगा। तो हमारा अगला ऑपरेशन यही होगा, हम अप्लाई कर देते हैं, सेकेंड रो में चेंज किया 1/5 ऑफ सेकेंड। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने वो रो और कॉलम तो हटा दिए थे, सिर्फ आपको अज्यूम करना है कि आपने हटा दिए हैं और सेम स्टेप ऊपर वाले रिपीट करने हैं। यहाँ 1 बनाना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री पे और उसके नीचे 0 बनाने हैं, लेकिन उस कॉलम और रोज़ को एक्चुअल में नहीं हटाना है। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 2 -1 4। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, सेकेंड रो को 5 से डिवाइड करना है या फिर 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन जाएगा, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे -3/5 हो जाएगा। जब हमने टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बना लिया, फिर से उसके नीचे की एंट्रीज को 0 बनाना है। यहाँ 5 है और इस 1 की हमें हेल्प लेनी है। हम ये कह सकते हैं अप्लाई करें, थर्ड रो में चेंज कर दें, थर्ड रो -5 टाइम्स सेकेंड, क्योंकि ये 1 सेकेंड रो में है और 5 थर्ड रो में है, तो थर्ड रो में से 5 टाइम्स सेकेंड रो का माइनस कर दिया। मैट्रिक्स ए इक्वलेंट हो जाएगी, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, और थर्ड रो में इसका 5 टाइम्स करते हुए माइनस कर दें। 5 टाइम करते हुए माइनस करेंगे 0, 5 टाइम करके माइनस करेंगे 0, 5 टाइम करके माइनस करेंगे 0, 5 टाइम करके माइनस करेंगे, तो पाएंगे ये भी है। जब हमने यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री पर 1 बना लिया और उसके नीचे 0 बना लिया, ये स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब रो और कॉलम को भी हटा दें, बची हुई मैट्रिक्स को ऑब्जर्व। अगर वो बची हुई मैट्रिक्स पूरी 0 मैट्रिक्स आती है तो आपके स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर वो नॉन ज़ीरो आए तो उसमें भी फिर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बनाएंगे और उसके नीचे 0 बनाते जाएंगे जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। और अगर आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि जो बची हुई मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी एक्लन फॉर्म में है। तो आप देखें कि ऐसी रो जिसकी सारी एंट्री 0 हैं सबसे नीचे है, और आगे वाली रोज़ में बाकी पीछे वाली रोज़ से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़्यादा है, पीछे वाली रोज़ में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कम है। एक्लन फॉर्म की जो कंडीशन है या डेफिनेशन है वो ये मैट्रिक्स पूरी तरह से फुलफ़िल करती है। तो इस तरह इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक बार प्रोसेस को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बनाना है। जब यहाँ 1 बन जाए उसके नीचे की एंट्रीज को 0 करना है रो ऑपरेशंस की हेल्प से। जब आप नीचे ज़ीरोज़ बना चुके होंगे तो आप अज्यूम करेंगे कि वो कॉलम और उस रो का काम कंप्लीट हो गया है। बची हुई मैट्रिक्स में फिर से सेम प्रोसेस करना है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 और उसके नीचे 0 बनाना है। और क्योंकि यहाँ दोनों ही 0 हैं तो आप ये एज्यूम करेंगे कि फिर उस कॉलम का भी काम कंप्लीट हो चुका है। और अब बची हुई मैट्रिक्स ये है, फिर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बनाएंगे
और जब यहाँ 1 बना चुके होंगे उसके नीचे, जब यहाँ 1 बना चुके होंगे तो उसके नीचे 0 बनाएंगे। जब यहाँ 0 बन जाएगा 1 के नीचे, फिर आप अज्यूम करेंगे कि उस रो और कॉलम का काम भी कंप्लीट हो चुका है। बची हुई मैट्रिक्स में सेम को रिपीट करेंगे अंटिल कि हमारे पास पूरी मैट्रिक्स ख़त्म हो गई है या फिर बची हुई मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज 0 है। इस तरह हम अपनी किसी भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और जब आप मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो कितनी है। जैसे इस रो की सारी एंट्रीज 0 हैं तो ये एक 0 रो है, जबकि इस में कुछ नॉन ज़ीरो एंट्री है तो ये एक नॉन ज़ीरो रो है। तो इस तरह इस मैट्रिक्स में 2 नॉन ज़ीरो रो हैं, तो यहीं से हम कहेंगे इस मैट्रिक्स की रैंक है 2, जो कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज है इन एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक होगी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एक्लन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आप सोचेंगे कि पहली जो डेफिनेशन थी रैंक की वो बिल्कुल अलग थी माइनस से, सब मैट्रिक्स से, और यहाँ से जो डेफिनेशन आई है वो बिल्कुल अलग है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एक्लन फॉर्म। तो ये बिल्कुल अलग अलग ही कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। आप एक्लन फॉर्म से रैंक निकालें या पहले वाली डेफिनेशन से रैंक निकालें, वो हमेशा सेम आएगी सभी मैट्रिक्स के लिए। आप कोई भी मैट्रिक्स लें, दोनों मेथड से रैंक उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए सेम ही आएगी। एक और बेसिक एग्जांपल से हम एक्लन फॉर्म को सीखते हैं। प्रोसेस जैसा कि मैंने पहले बताया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बनाना है। वो ऑलरेडी 1 है हमारे पास, तो इसमें हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है। यहाँ 1 बनाने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा कि उस 1 के नीचे वाली एंट्रीज को 0 बनाया जाए। तो आप देखते हैं कि यहाँ 4 है, तो आप सीधा सा अप्लाई करना है। हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 4 है, तो हम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये सेकंड रो में है, तो हम अप्लाई करेंगे। सेकंड रो में चेंज किया, सेकंड रो में से फर्स्ट रो का 4 टाइम्स माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ 4 था, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। इसी तरह यहाँ 7 है, थर्ड रो में चेंज करेंगे, थर्ड रो माइनस 7 टाइम्स फर्स्ट, और मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेकंड और थर्ड में चेंज है, तो ये होगी। अब 4 टाइम करके माइनस करेंगे 0, 4 टाइम करके माइनस करेंगे 3, 4 टाइम करके माइनस करेंगे -6। इसी तरह 7 टाइम करके यहाँ से माइनस करेंगे थर्ड रो के लिए 0, 7 टाइम करके माइनस करेंगे 6, 7 टाइम करके माइनस करें -12। तो जब हम यहाँ 1 बना चुके हैं, के नीचे 0 बना चुके हैं, तो हम ये मान लेंगे कि उस रो और कॉलम का काम कंप्लीट हो चुका है, और बची हुई मैट्रिक्स में सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर से टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री पर 1 बनाएंगे और उसके नीचे 0 बनाएंगे। क्योंकि यह -3 है, सेकंड
एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम ये कर सकते हैं। और ये -3 सेकेंड रो में है तो अप्लाई किया, सेकेंड रो को चेंज किया -1/3 से मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स हमारे पास आती है, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं, और सेकेंड रो को -1/3 से मल्टीप्लाई करें तो होगी 0 1 2। जब यहाँ 1 बन चुका है, हमारा अगला स्टेप होगा कि उसके नीचे 0 बनाया जाए। यहाँ 1 है, यहाँ -6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया जाए, 0 हो जाएगा। तो हम यही करते हैं, अप्लाई करते हैं। रो थर्ड में चेंज किया, थर्ड रो +6 टाइम्स सेकेंड रो, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। पहले 2 रो में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ थर्ड रो में चेंज है, तो ये होगा 0, क्योंकि 6 टाइम करके ऐड करेंगे तो 0, और 6 टाइम करके ऐड करके 0। जब हमने यहाँ 1 बनाया, उसके नीचे 0 बना लिया, तो ये मानेंगे कि उस रो और कॉलम का काम भी कंप्लीट हो चुका है और बची हुई मैट्रिक्स कम्प्लीटली 0 है। तो हमारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। यही हमारी एक्लन फॉर्म है इस मैट्रिक्स। और क्योंकि इस मैट्रिक्स में हमारी 2 रो नॉन ज़ीरो है, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। अब ये दोनों डेफिनेशंस किस तरह से इक्विवेलेंट हैं, किस तरह से सेम है, ये हम बाद में सीखेंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।